Hey everyone, I am Nikhil Singh एंड आज हम पढ़ेंगे खारवेल। हम इस लेक्चर में खारवेल की उपलब्धियां पढ़ेंगे और उसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है ये भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि खारवेल कौन था। ठीक है, इसमें मैंने क्या कवर किया है, जो ये चीज़ें हैं इसमें मैंने ये चीज़ डाला है कि खारवेल की जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो मतलब सोर्सेस क्या हैं और कौन से इंस्क्रिप्शन हैं। शायद इंस्क्रिप्शन आगे है लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। हम रीडिंग भी कर लिया करेंगे। ठीक है, रीडिंग से क्या होगी, आपको लिखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। और जो हम बातें करेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इससे क्या होगा कि आप कि जो और सारे एग्जाम हैं उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा कर जाएगा। ठीक, लिखा है पहली सदी ईसा पूर्व तक कलिंग का जैन राजा खारवेल। जब यहाँ मैंने जैन राजा पढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ सम्राट बन चुका था और मौर्य शासकों का मगध कलिंग साम्राज्य का एक प्रांत बन चुका था। देखो क्या हुआ, जब अशोक ने बुद्ध की नीति अपनाई, ठीक, तब अशोक का धीरे धीरे पतन होने लगा। और जब एक वंश का पतन होता है तब भाई कोई अगर एक डाउन जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। ठीक, तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ तब एक वंश उभरा जिसका नाम था चेदी वंश। ठीक, वैसे बहुत सारे वंश अलग अलग क्षेत्रों में उभरे, ऐसे एक वंश और उभरा जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके एक राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वंश के बहुत सारे शासकों के बारे में हमें पता नहीं चलता। ठीक, कलिंग राज्य के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत अष्टाध्यायी। कलिंग जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, अष्टाध्यायी, महाभारत, पुराण, रामायण, कालिदास कृत, रघुवंशम महाकाव्य, दंडी का 10 कुमार चरित्र, जातक जैन ग्रंथ, उत्तर ध्यान सूत्र, टालमी का भूगोल, अशोक के लेख एवं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसको हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के पिता तथा पितामह के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ओके, दैट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण अभिलेख में खारवेल के नाम विभिन्न उपाधियों जैसे आर्य, महाराज, महामेघवाहन, कलिंगाधिपति श्री खारवेल तथा राज श्री खारवेल तथा लेख राज, वृद्धराज, धर्मराज तथा महाविजय राज जैसे विशेषणों के साथ उल्लेखित है। ठीक, अब भाई ये तो देखा गया है कि कोई भी राजा रहा है तो उन्होंने अपने नाम के आगे बहुत सारी उपाधियां लगाई हैं। ठीक, तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ देखना ये है कि भाई कौन सी उपाधि कौन यूज कर रहा है। उपाधियों से क्या होता है ना कि पता चल जाता है कि कौन सा शासक कैसा रहा होगा, क्योंकि भाई उपाधि कोई वैसे ही अपने आप को तो दे नहीं लेता है, कुछ तो किया होगा। ठीक, अब हम इसकी उपलब्धियों के बारे में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल युवराज बन गया, ये 15 साल का था तभी ये युवराज बन गया। ठीक, 24 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक किया गया। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति कहा जाता था। ठीक, खारवेल ने अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में सातकर्णी, सातवाहन जिनका शासन उस समय मगध पे था, की उपेक्षा करते हुए कश्यप क्षत्रियों के सहयोग से यूसिक राजाओं की राजधानी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। शासनकाल के 5वें वर्ष में खारवेल ने नंदों के द्वारा खुदाई नहर जिसका नाम था तंसुली को अपने राजधानी में मिला लिया। अब देखो भाई, जब आपके पास थोड़ा पावर आता है ना तो पावर के साथ में थोड़ा दिमाग भी आता है, और जब दिमाग आता है तब मन करता है कि किसकी क्या चीज़ हथियार लें। मनी की विलनेस
अंदर ज़्यादा होती है। ठीक, संभवतः शासनकाल के 7वें वर्ष में खारवेल ने अपना विवाह ललक हाथी सिंह नामक एक राजा की कन्या से किया। ऐसा माना जाता है कि इनका जो ये जो इनका विवाह हुआ था, ये इनका विवाह जो था वो प्रेम प्रसंग का विवाह था, कन्या से किया और साथ ही मसूलीपट्टम को जीता। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल का सामना करने के लिए दक्षिण के तमिल राजाओं ने एक संघ का निर्माण किया जिसे खारवेल ने नष्ट कर दिया। ये बात थी जो जो ये तमिल संघ की बात यहाँ पे हो रही है, इसको चंद्रगुप्त जैसे राजा नहीं हरा सके थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खारवेल कितना ताकतवर था। ठीक, लेख के अनुसार खारवेल ने पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया था। इस नगर की पहचान मसूलीपट्टम स्थित पितुड्र नामक स्थान से की जाती है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर बराबर, एक पहाड़ी थी, बराबर पहाड़ी गया तक पहुंच गया एक स्थान है बिहार में, ठीक है, तक पहुंच गया। उसने बराबर पहाड़ी में स्थित गोरठरी किले को नष्ट कर दिया। फलस्वरूप उसने राजगृह पर आक्रमण किया। मतलब सबसे पहले वो बराबर पहाड़ी पे गया, उसके बाद गया, उसके बाद उसने एक गोरठरी किला था उसको नष्ट किया, उसके बाद फिर वो राजगृह पर आक्रमण करता है। ठीक, अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में खारवेल ने ब्राह्मणों को सोने का कल्प वृक्ष भेंट किया। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अगर ब्राह्मणों को कल्प वृक्ष गिफ्ट किया तो शायद, मतलब ऐसा अनुमानित है कि वह क्षत्रिय ही रहा होगा, क्योंकि माना जाता है कि उस समय जो सोसाइटी थी वो धर्म जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। ठीक, कल्प वृक्ष भेंट किया। इस वृक्ष के पत्ते तक सोने के बने थे। इस वर्ष खारवेल ने प्राचीन नदी के दोनों किनारों पर लगभग 35 लाख रिज मुद्राओं की लागत से विजय प्रसाद नामक एक महल बनाया। अब देखो यार, सोने का वृक्ष दे रहा है, ठीक, कहीं महल बनवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो खारवेल था उसके पास वेल्थ भी उसकी अच्छी थी, मतलब उसके पास पैसा भी खूब था। ठीक, शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने लकड़ी द्वारा निर्मित 1300 वर्ष पुरानी केतुभद्र की प्रतिमा के साथ एक जुलूस निकाला। इसके पूर्व यह प्रतिमा पृथुदकदर्भ शहर में स्थित थी। जो ये वाक्य हैं, ये ऐसे ही वाक्य आपको जब आप जाएंगे हाथीगुम्बा अभिलेख जो उड़ीसा में है ना, भुवनेश्वर के पास में है, जब आप जाएंगे उड़ीसा में तो आपको ये सेम टू सेम ये वर्ड आपको वहाँ लिखे मिलेंगे। शहर में स्थापित की गई। शासन के 12वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर पथ पर आक्रमण कर अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए। मतलब जब वह शासन का उसका 12वां वर्ष चल रहा था तो उसने पहले आक्रमण किया मगध पे, उसके बाद उसने अंग पे आक्रमण किया और वहाँ से कीमती जेवरात उपहार प्राप्त किए। इन उपहारों में प्रथम जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल हैं जो नंद के पास था। खारवेल ने, हाँ देखो, ये क्या अंग के राजा कौन थे? नंद थे। सॉरी, मगध के राजा कौन थे? नंद थे। खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष में ही दक्षिण पांड्य राजाओं से हाथी, घोड़े, हीरे तथा जवाहरात उपहार में प्राप्त किए। पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यह खारवेल का झुकाव धर्म की ओर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुमारी पर्वत पर आहर्ताओं के लिए उसने देवालय निर्मित करवाए। ठीक है, इन देखो कहीं कुछ निर्मित करवा रहा है, कहीं कुछ बनवा रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो उसके पास उस समय काफ़ी पैसा था, समृद्ध राज्य था उसके राज्य में, मतलब पैसे की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण करवाया। उदयगिरी में रानी गुफा तथा खंडगिरी में अनंत गुफा उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। खारवेल को शांति और समृद्धि का सम्राट, भिक्षुक सम्राट और धर्मराज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, माना ही जाएगा भाई, जब किसी का जो देश है इतना वेल्दी है तो जाहिर सी बात ही काफ़ी अच्छा लीडर होगा जो उसको लीड कर रहा है। ठीक है,
संभवतः खारवेल जैन धर्म का, मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया था कि वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरि का हाथी गुम्बा अभिलेख भारतीय इतिहास में मौर्य के अधिपतन से लेकर गुप्तों के अबुद्ध के पूर्व का अंधकार युग को देखो, जो हाथी गुफा अभिलेख है उसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है ये 2 लाइन डिफाइन करती हैं, ठीक। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हुआ कभी, मतलब आप इसको इतना लंबा भी लिख सकते हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि की पहाड़ियों में खारवेल के शासनकाल के स्मारक प्राप्त प्राचीन स्मारकों में सबसे प्राचीन है, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो खारवेल का शासनकाल था वो काफ़ी पहले था। उपलब्ध शिलालेखों में राजा खारवेल को केवल सैन्य कौशल में माहिर नहीं बताया गया है, बल्कि उसे साहित्य, गणित, सामाजिक विज्ञान का भी ज्ञाता बताया गया है। कला के संरक्षक के रूप में भी उसकी महान ख्याति थी और अपनी राजधानी में नृत्य और नाट्य कला को भी प्रोत्साहन देने का श्रेय मिला उसे, ठीक है। ये तो बातें रही उसकी भाई उपलब्धियाँ, क्या अचीवमेंट्स थी। एंड अब हम बात करेंगे कि उसका जो शिलालेख में उल्लेख है वो क्या है, ठीक। देखो, जो इसका मुख्य शिलालेख है, मतलब मेन इंस्क्रिप्शन है, वो है हाथी गुफा शिलालेख, ठीक। मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगे तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। मतलब जब मौर्य वंश का जो औरा था कम हुआ, तब भाई धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसी समय उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूरी पर उदयगिरि नाम की एक पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुफा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो ये हाथी गुफा अभिलेख है, अगर कोई पूछे कहाँ पे है तो आप पहले तो बताएंगे, अगर कोई पूछे किस प्रदेश में है तो आप बताएंगे उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद पूछे कोई उड़ीसा में कहाँ है तो आप बताएंगे क्या, भुवनेश्वर। फिर भुवनेश्वर से कितनी दूर पे है तो बताएंगे 3 किलोमीटर। फिर उसमें कहाँ पे है तो बताएंगे आप कि भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर पर उदयगिरि नामक की पहाड़ी पे है, जिसकी एक गुफा को हाथी गुफा शिलालेख कहते हैं, वहाँ एक गुफा में है, ठीक। इस जिसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कृत कराया। यह प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के राजा प्राचीन एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको, मतलब लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, ओके। चेदी वंश में महामेधवाहन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने मौर्यों की निर्बलता का लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। महामेधवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्फा शिलालेख में विशद के रूप में उल्लिखित है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और संभवतः उसके समय में कलिंग की बहुसंख्यक जनता भी वर्धमान महावीर की धर्म को अपना चुकी थी, ठीक है। अब इससे आप टाइम पीरियड का थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। खारवेल की शक्ति के उत्कर्ष और दिग्विजय का यह वृत्तांत निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। चेदी क्षत्रियों के शौर्य के कारण कलिंग न केवल मौर्य साम्राज्य की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया, अपितु उनके अन्यतम राजा खारवेल ने भारत के सुदूर प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन भी कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल अपने विजित प्रदेशों पर स्थिर रूप से कार्य नहीं कर सका और उसने किसी और को जो वो क्षेत्र थे वो दे दिए, ठीक है। और शिलालेख में क्या हमें लिखा मिलता है उसके बारे में समझेंगे। इतिहासकार हैं अभी यह निर्णय नहीं कर सके हैं कि खारवेल का समय कौन सा था, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल से बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं ने सबसे पूर्व, मतलब सबसे बाद में हाथी गुफा शिलालेख को प्रकाशित कराया था और उन्होंने उसका जो पाठ पढ़ा था उसमें खारवेल के समकालीन मगध राज के नाम को बहस
तिमित पढ़कर और बृहस्मित्र को पुष्यमित्र का पर्यायवाची मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया था। मतलब जो ये थे, इन्होंने जो हाथी गुफा अभिलेख में बृहस्मित्र और बृहस्मित्र लिखा था, उन्होंने कहा ये पुष्यमित्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। खारवेल सुंगवंशी राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। ठीक है, इन्होंने बताने की कोशिश की। साथ ही जो यवन राज खारवेल के आक्रमण के भय से मध्य प्रदेश को छोड़ के वापस चला गया, उसका नाम भी जायसवाल जी ने हाथी गुफा शिलालेख में दिमित पढ़ा, जिसे उन्होंने बैक्टीरिया के यवन राजा डिमेट्रियस से मिलाया। ठीक। पर बाद में अनेक इतिहासकारों ने हाथी गुफा शिलालेख के इन पाठों से असहमति प्रकट की और उनके अनुसार शिलालेखों में ना तो बृहस्पति का नाम है और ना ही दिमित का नाम है। ठीक। अब ये समझ लीजिए लेक्चर का लास्ट मोमेंट चल रहा है। जिन दिनों मगध पर पुष्यमित्र राज करता था, उन्हीं दिनों कलिंग में खारवेल नाम का बहुत ही वीर महत्वाकांक्षी राजा राज करता था। खारवेल इतना बहादुर था कि दक्षिण में जिस तमिल देशों के संघ को चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अधीन न कर सका, उसे खारवेल ने अपने अधीन कर लिया। खारवेल ने पाटलिपुत्र पर भी चढ़ाई की। खारवेल ने यवनों को भी परास्त किया। इस पूर्व दूसरी शताब्दी में खारवेल के राजा कि कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। खारवेल की मृत्यु के बाद उड़ीसा की ख्याति लुप्त हो गई। ठीक। सो अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ खारवेल के बारे में। देखो, खारवेल के बारे में हम रफली आइडिया ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा। अब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस मत करिएगा। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक। वीर राजा था, वीर प्रतापी। ठीक। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, क्या बोल सकते हैं बताओ। इसने जो एक संघ था कुछ लोगों का, इसमें लिखा है सॉरी, तमिल देशों के संघ को अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन कर लिया। और क्या देखना है, और इसने क्या किया था। इसने किस पे, जो यवन के राजा थे, उनको हराया। ठीक। और क्या किया इन्होंने एक नदी थी, उसको अपने साम्राज्य में छोड़, इसको छोड़ देते हैं। क्या कर लेते हैं अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने आगे। हाँ, मतलब ऐसे कुछ जितने पॉइंट हैं उनको सारों को ऐड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज मैंने शायद ऐड नहीं किया था। ओके, सो मैं अपने हाथ से लिख दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।